हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ। तो आज हम पहले हम थ्योरी क्लासेस करेंगे, उसके बाद में जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। ये सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो पेट के लिए तो इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर ओ यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, सबके लिए ये टेट, सी टेट, सुपर टेट, बिहार स्टेट, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास क्या है। देख सकते हैं आप, ये सिंधु घाटी सभ्यता है। चलिए अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड के निर्धारण को लेकर विभिन्न विद्वानों के बीच में क्या है, गंभीर मतभेद है। विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में विभक्त किया है। ये कौन कौन से 3 चरण हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, जिसको प्राक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। ये 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक इनका हड़प्पा संस्कृति का समय था। वहीं पर दूसरी बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। इसका जो समय था वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में था। अब हम बात करते हैं उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, इसी को परवर्ती हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। इसका जो समय काल है वो 1900 से 1300 ईसा पूर्व है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार कैसे हुआ, चलिए हम एक नज़र में देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार हुआ कैसे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पहले तो हमें समझना होगा कि इनका काल क्या था, कालखंड क्या था और इसका विस्तार कैसे हुआ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार क्या था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई है। कैसी? त्रिभुजाकार स्वरूप में। ठीक है दोस्तों, त्रिभुजाकार। यह उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में तैमाबाद महाराष्ट्र में, और पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान में फैली हुई है। आपको पता है ना कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है दोस्तों। ये उत्तर में जो है ना वो जम्मू कश्मीर जहाँ पर मांडा है, और दक्षिण में जो है वो दैमाबाद महाराष्ट्र यहाँ पर है, और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार है कैसा है, त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई है। बात करते हैं कि ये जो सभ्यता है वो सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत थी। ये जो सभ्यता थी वो सौराष्ट्र हो गया, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में कैसी थी, विस्तृत थी। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित प्रमुख स्थल है। सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। कौन सा स्थल है? सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। चलिए हड़प्पा के बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा, यह जो स्थल है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यहाँ सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था, और यह कहाँ पर, किस तट पर स्थित है, तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता स्थित है। सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी थी। इसके बाद में हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। किसके नेतृत्व में? 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। इस स्थल पर आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिण भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे विद्वानों ने कब्रिस्तान एच का नाम दिया। किसका नाम दिया? कब्रिस्तान एच का नाम दिया। उम्मीद करती हूँ हड़प्पा के बारे में इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखिए दोस्तों, हड़प्पा से हमें एक विशाल अन्नागार के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? तो एक विशाल अन्नागार के साक्ष्य भी मिले हैं, और यह सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुई तमाम संरचनाओं में दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। इस अन्नागार में 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 विशाल कक्ष निर्मित पाए गए हैं। कितने?
तो 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल टोटल कितना, तो टोटल 12 विशाल कक्ष निर्मित पाए गए हैं। टोटल 12 विशाल कक्ष निर्मित पाए गए हैं। आगे देखते हैं कि हड़प्पा से हमें एक पीतल की इक्का गाड़ी भी मिली है। हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी उस समय पर एक पीतल की इक्का की गाड़ी भी मिली है। इसी स्थल पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मृण मूर्ति भी मिली है। क्या मिली है? एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मृण मूर्ति भी मिली है। आगे देखते हैं कि समूची हड़प्पा सभ्यता में हमें सबसे अधिक अभिलेख यूरे मोहरे यहीं से प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सबसे ज़्यादा जो मोहरे हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा सभ्यता से सबसे ज़्यादा मोहरे प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। देखिए दोस्तों, हम पूरा कहानी के टाइप में इसको पढ़ेंगे जिससे आप भी नहीं उब पाओगे और आपको उबन भी नहीं होगा। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उदय और पतन कैसे हुआ, आप कहानी के माध्यम से अगर एक बार सुन लेंगे और समझ लेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आप कभी लाइफ में भूलने वाले नहीं हैं। और यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे आप उसको अच्छे से रिप्लाई भी दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। हमने हड़प्पा को सब डिस्कस कर लिया, अब हम मोहनजोदड़ो को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये मोहनजोदड़ो है क्या। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह वर्तमान पाकिस्तान में सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। यह स्थल जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी पर के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के? सिंधु नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर है। और हड़प्पा जो है हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। इस स्थल पर उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। वहीं पर बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा की जो उत्खनन कार्य था वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस स्थल से हमें एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ था। यहाँ पर सड़कें जो थी ना वो ग्रिड प्रारूप में बनी हुई थी। कैसी बनी थी? ग्रिड प्रारूप में बनी हुई थी। यहाँ से मिली सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। चलिए आगे देखते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आगे देखते हैं कि सर्वाधिक जो मोहरे हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा स्थल से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे यहीं से प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त हुए अन्य प्रमुख अवशेषों में शामिल है जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति हो गई, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से क्या क्या मिला है? देखिए दोस्तों, यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो कौन कौन से हैं? कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, इंपॉर्टेंट है। मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति, सूती कपड़ा, अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं चहुंदड़ो के बारे में। किसके बारे में? चहुंदड़ो के बारे में। ठीक है, चहुंदड़ो के बारे में देखिए। चहुंदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु नदी के तट पर चहुंदड़ो भी स्थित है और सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो भी स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1935 ईसा पूर्व में अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ पर शहरीकरण का अभाव था। इस स्थल से विभिन्न प्रकार के मन के उपकरण, मोहरे इत्यादि प्राप्त हुए। इस आधार पर विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि चहुंदड़ो में मन के निर्माण का कार्य होता था। चहुंदड़ो में मन के निर्माण का कार्य होता था। क्या होता था? चहुंदड़ो में मन के निर्माण का कार्य होता था। इसलिए इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है। चहुंदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से हमें वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चहुंदड़ो से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। किसके? कालीबंगा के बारे में। मैंने डिस्कस किया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कालीबंगा के बारे में। देखिए ये कालीबंगा क्या था? तो कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर? कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। यह प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है।
तो कालीबंगा कहाँ पर है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा। इस स्थल की जो खोज थी 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा की खोज की गई थी। कालीबंगा नामक स्थल से हमें क्या क्या मिला था? तो कालीबंगा नामक स्थल से हमें जूते हुए खेत, एक साथ 2 फसलों की बुआई, अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो कालीबंगा से क्या हुआ? कालीबंगा से जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ से बेलनाकार मोहरे, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं लोथल के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोथल से क्वेश्चन बहुत। देखिए, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चहुंदड़ो और लोथल, जो भी देखिए हम जो अनइम्पॉर्टेंट है वो उस टॉपिक को हम नहीं लेकर आए। जो भी जितना इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है हम सिर्फ उसी को लेकर आए हैं कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल जो है, लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल खंबात की खाड़ी के अत्यंत निकट स्थित है। इस स्थल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज 1957 ईस्वी में एस.आर. राव के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? एस.आर. राव के द्वारा। एस.आर. राव के द्वारा की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता एक स्थल, एक प्रमुख बंदरगाह स्थल भी है। लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह स्थल भी था। सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल लोथल में एक विशाल गोंदी बाड़ा मिला है। क्या मिला है? एक विशाल गोंदी बाड़ा मिला है। लोथल से धान व बाजरे दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। और इस बंदरगाह से हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों धौलावीरा के बारे में। किसके बारे में? धौलावीरा के बारे में बात करते हैं। धौलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तहसील में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तहसील में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मानहर व मानसा नदियों के पास स्थित है। धौलावीरा में अन्य सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थलों के विपरीत नगर का विभाजन 3 हिस्सों में मिलता है। एक है सिंधु घाटी सभ्यता कालीन, अन्य नगरों का विभाजन 2 हिस्सों में किया गया था। धौलावीरा में हमें बांध अथवा कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले ही इससे सिद्ध होता है कि नगर में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था क्या थी? मौजूद थी। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अन्य स्थल भी है, जैसे राखीगढ़ी है, संघौल है, रोपड़ है, कोटदीजी, ये भी शामिल हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। देखिए, जो भी इसके अलावा जो शामिल है उसको हमने डिस्कस नहीं किया, तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाती है, क्योंकि हमें जो फैक्चुअली है, जो फैक्टेड है ना, हमें वही हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में थ्योरी करने के बाद हमें पीवाई की क्वेश्चन भी करना है। तो जो फैक्ट है हम उसी को जल्दी से कवर कर देंगे। अगर हम पूरा डिटेल में लेकर चलेंगे कि जो अनइम्पॉर्टेंट भी है उसको अगर हम डिस्कस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा। फिर आप लोग भी कहोगे कि इतने बड़े बड़े वीडियो आई नो मैं नहीं पढ़ने वाला। तो आप लोग जैसा भी समझो, अगर आपको कोई परेशानी है, अगर ऐसी वीडियो चाहिए या साथ में चाहिए, कैसी भी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की व्यवस्था क्या थी? चलिए देख लेते हैं फटाफट एक नज़र में। सड़कें समकोण पर काटती थी और इस प्रकार से नगर नियोजन एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति पर आधारित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली भी अपना विशेष महत्व रखती है। इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। एक रसोई घर होती थी और एक स्नानागार होता था। एक रसोई घर होती थी और एक स्नानागार होता था। नगर को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता था। एक पश्चिमी टीला होता था जिसे दुर्ग कहते थे, जबकि दूसरा जो था पूर्वी टीला, जिसे देखिए पूर्वी टीला को क्या कहते हैं? निचला नगर कहते थे, और पश्चिमी टीला को हम दुर्ग कहते थे। पश्चिम को दुर्ग कहते थे, पूर्वी को निचला नगर कहते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति क्या थी। सिंधु सभ्यता के लोगों की सामाजिक स्थिति क्या थी? देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों की जो सामाजिक स्थिति वो कैसी? यह समाज मातृसत्तात्मक रहा होगा। इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभक्त था। इतिहासकारों ने उन का अलग अलग मत था। उन्होंने कहा था कि इतिहासकारों ने ये कहा कि समाज 4 वर्गों में विभक्त था। कौन कौन से थे? विद्वान थे, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। जो समाज में 4 वर्गों में विभक्त थे, जैसे विद्वान हो गया, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी, तो ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ये ऊनी और सूती
दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का उपयोग भी करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग में जो पुरुष और महिलाएं थी वे दोनों जो है कि वस्त्रों का प्रयोग करते ही थे, और आभूषण भी दोनों, महिला पुरुष दोनों आभूषण भी पहनते थे। चलिए आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतिप्रिय लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? शांतिप्रिय लोग थे। यहाँ से तलवार, ढाल, शिरस्त्राण, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से तलवार उलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे। यहाँ से ना तो तलवार मिली है, ना ढाल मिला है, ना शिरस्त्राण मिला है, ना कावच मिला है। तो यहाँ के लोग शांतिप्रिय थे। ये हमें नहीं लगता कि ये युद्ध में तेज थे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी कालीन लोगों की आर्थिक स्थिति। हमने सामाजिक स्थिति तो देख लिया, अब हम आर्थिक स्थिति भी देख लेते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? चलिए, सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की आर्थिक स्थिति। ये लोग विभिन्न कृषि फसलों जैसे कि जौ, चावल, गेहूँ, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खजूर इत्यादि का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, एक साथ 2 फसलें बोए जाने के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन, कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन को क्रमशः 9:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे और संभवतः उन्हें तलवार के विषय में जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, उन्हें तलवार के विषय में भी जानकारी नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार समृद्ध अवस्था में थे। सुमेरियन सभ्यता के लेखों से ज्ञात होता है कि विदेशों में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेलुआ के नाम से जानते थे। किस नाम से? मेलुआ के नाम से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया था कि मेलुआ के नाम से किसे जाना जाता था? तो सिंधु सभ्यता के जो व्यापारी थे उनको मेलुआ के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं कि लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल से हमें फारस की मोहरें प्राप्त होती हैं तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती हैं। ये सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर इशारा करती हैं। किसकी ओर इशारा करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर इशारा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम देख सकते हैं, अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता को हमने जब उनका उदय हुआ, उनका कालखंड क्या था उसको डिस्कस किया। 3 भागों में थे, हड़प्पा और उसके बाद में हड़प्पा डिस्कस किया, मोहनजोदड़ो, चौहनदड़ो, कालीबंगा, लोथल है, सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी, हमने ये सब भी डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं नगर नियोजन की व्यवस्था कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। इनका पतन कैसे हुआ? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इनके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अनेक मत हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जो मत है वो सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी मत सिर्फ अनुमानों के आधार पर दिए गए। क्योंकि किसी को देखा थोड़ी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सब अनुमान ही लगा सकते हैं, सबका अपना अपना मत ही है। सब कई इतिहासकारों का अपना अपना मत है, जिनका जो मत था उसने अपने हिसाब से वो बता दिया कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। चलिए आगे देखते हैं कि गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, पिगट महोदय जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो कारण है आर्य आक्रमण को माना था। किसको माना था? तो आर्य आक्रमण को माना था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसे माना था? आर्य आक्रमण को माना था। लेकिन विभिन्न शोधों के आधार पर अब इस बात का खंडन किया जा चुका है कि यह सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य जो है वो बाहरी व्यक्ति नहीं थे। आर्य बाहरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे। इसलिए आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मत को वैध नहीं माना जा सकता। आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मत को वैध नहीं माना जा सकता। इसलिए इसका सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण यही है आर्य आक्रमण। किसे माना गया है? आर्य आक्रमण को ही माना गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इसी कारण हो गया, आर्य का आक्रमण हो गया, इसलिए आर्यों लोगों ने आक्रमण करते हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें तो विभिन्न विद्वान जैसे जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, पारिस्थितिकी असंतुलन, प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारक मानते हैं। बहुत से कारक हैं, सबका अपना अपना मन है। कोई कहता है कि आर्य आक्रमण था, कोई कहता है कि जलवायु परिवर्तन, कोई कहता है बाढ़ सूखा, कोई कहता है प्राकृतिक आपदा,
कोई कहता है पारिस्थितिकी असंतुलन, प्रशासनिक शिथिलता, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारक मानते हैं। साक्ष्यों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सीधा सपाट उत्तर नहीं दिया जा सकता है आखिर इसका पतन कैसे हुआ होगा। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रात्मक लिपि अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो चित्रात्मक लिपि है उसको अभी तक किसी ने पढ़ा ही नहीं है। ऐसे में जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ ली जाती है तब तक इसके अनसुलझे सवालों को कोई स्पष्ट उत्तर देना जल्दबाजी होगी। भाई अगर उसकी चित्रात्मक जो लिपि है उसको कोई पढ़ लेगा तभी पता चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सब लोग अपना अपना मत लगाए, कोई कहता है कि आर्य आक्रमण थे, कोई कहे कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, कोई कहता है बाढ़ से, सूखा से, पारिस्थितिकी संतुलन से, है ना। तो सबका अपना अपना मत है। तो चलिए हम देखते हैं। हाँ, हम बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। देखिए, हमने थ्योरी क्लासेस को डिटेल में डिस्कस किया। क्या किया हमने? थ्योरी क्लासेस को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम जो भी पी बाई क्यू क्वेश्चन है, पी बाई क्यू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल को प्लीज़, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास किससे माना जाता है? सिंधु सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास किस में माना जाता था? ऑप्शन ए है वैदिक काल में, ऑप्शन बी है ताम्र पाषाण काल में, ऑप्शन सी है पाषाण काल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैदिक काल में। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? सिंधु सभ्यता का जो नाम है वो सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? ऑप्शन ए है सरस्वती नदी के कारण, ऑप्शन बी है हिंदुओं के कारण, ऑप्शन सी है सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसी के कारण सिंधु सभ्यता को सिंधु नाम पड़ा गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा स्थल ज़्यादा बड़ा था, ऑप्शन बी है सिंधु सभ्यता का केंद्र हड़प्पा था, ऑप्शन सी है हड़प्पा सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता था? बताइए प्लीज़ आंसर। तो देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा स्थल क्यों कहा जाता था? क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की यहाँ पर खुदाई हुई थी, इस कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 25 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 20 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 18 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले इसका जो डाटा था वो कैसे, पहले 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। पहले कितना था? तो पहले 13 लाख था पहले, लेकिन अब वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 20 है, और पहले जो था वो 13 लाख था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की 20 गुना थी? हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की 20 गुना थी? ऑप्शन ए है सुमेरियंस की सभ्यता, ऑप्शन बी है रोम की सभ्यता, ऑप्शन सी है मिस्र की सभ्यता की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिस्र की सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता मिस्र की सभ्यता की 20 गुना थी। चलिए आगे देखते हैं। मिस्र व सुमेरियन की सभ्यता तो व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था? भारत के पक्ष में, मंगोलियों के पक्ष में, या फिर रोम के पक्ष में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, मिस्र व सुमेरियन की जो सभ्यता से व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के पक्ष में था। किसके पक्ष में था? भारत के पक्ष में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर व दक्षिण बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। उत्तर से नॉर्थ से साउथ के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के जो बिंदुओं का बीच की दूरी है कितनी है? 1300 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, या फिर 1400 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1400 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की पूर्वी व पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी को बताइए। अब पहले मैंने डिस्कस किया उत्तर से नॉर्थ साउथ, अब हम ईस्ट और वेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंधु सभ्यता की पूर्वी व पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1600 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी? सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी? ऑप्शन ए है 1100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1500 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1300 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
1300 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के इस खंभात की खाड़ी में स्थित चित्रों के नाम बताइए। सिंधु सभ्यता के खंभात की खाड़ी में स्थित चित्रों के नाम बताइए। ऑप्शन ए है लोथल रंगपुर, ऑप्शन बी है भक्ता राव मेघम, ऑप्शन सी है कुंतासी शिकारपुर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सिंधु सभ्यता की खंभात की खाड़ी में स्थित चित्रों के नाम बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। हमने थोड़ी क्लासेस की, उसके बाद में जो भी बाई के क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा और दिल से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, दिल से जो आपको अच्छा बुरा जैसे भी आपको लगे, आपको लगता है कि मैंने मेहनत किया है तो आप अच्छे से कमेंट करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत नहीं किया है तो आप निगेटिव कमेंट करोगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, पर्सनल कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। जो भी होगा हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। जितने भी लोग हमारी वीडियो को देखें वो कमेंट ज़रूर करें, हम सबके रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों अगर हमसे कोई त्रुटि होती है किसी भी वीडियो में क्या कैसे, तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम डेली जीके की क्लास तो चलती है और पेट की क्लास है। आर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास, पेट के लिए भी है, इक्वली सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक लेकर आती हूँ जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।